नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। खराब मौसम के कारण वो बंगाल की नदियां में कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने वर्चुअल ताहिरपुर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि खराब मौसम के कारण मैं बंगाल की नदियां में कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाया। ताहिरपुर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे प्रयासों का मकसद बंगाल के दूर दराज के इलाकों में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, जो पिछड़ेपन के कारण परेशान है। पश्चिम बंगाल की ये धरती वंदे मातरम जैसे अमर गीतों की भूमि है। इस धरती ने बंकिम चंद्र जैसे महान संतों को देश को एक दिशा दी है। पीएम ने कहा कि बिहार चुनाव नतीजे ने बंगाल में बीजेपी की जीत के दरवाजे खोल दिए। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी का मोदी या भाजपा का विरोध करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बंगाल के विकास में बाधा क्यों डाल रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों को टीएमसी का संरक्षण मिल रहा है। बिहार ने जंगल राज को एक सूर से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बातें छाई बीजेपी ताई, बातें छाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी है, न इरादों की और न ही योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। बिहार ने जंगल राज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार शाम खाटू श्याम जी मंदिर पहुंची। उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेश की खुशहाली, सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। पहले सालासर बालाजी पहुंची, वहां दर्शन पूजन के बाद खाटू श्याम जी धाम पहुंचकर ठोक लगाई। आम आदमी की तरह लाइन में लगकर दर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों की मन्नत पूरी हुई। मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन दास सिंह चौहान और मंत्री मानवेंद्र सिंह ने विधि विधान से पूजन करवाया। पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा श्याम के दरबार में विशेष आरती कर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दर्शन के बाद कहा कि खाटू श्याम जी आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र है। यहां आकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। पुलिस ने उड़ीसा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे उड़ीसा यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। ये कार्यकर्ता भुवनेश्वर के धौली इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। हिरासत में लिए जाने के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि यह घटना उड़ीसा में कानून व्यवस्था को पूरी तरह विफल हो चुकी है। ये दर्शाता है जब नाबालिग बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है तो सरकार का सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। हम मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हैं और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की अपील करते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है।
वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच जारी है। और बांग्लादेश के ढाका में जुलाई विद्रोह के नेता शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग संसद इलाके में जमा हुए। हादी उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने पिछले साल छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसे जुलाई विद्रोह कहा जाता है, और 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के उम्मीदवार भी थे। अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारे जाने के 6 दिन के बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। आज जनाजे का ये जो तस्वीर है ये आपको दिखाई जा रही है, जनाजे की तस्वीर है। जनाजे निकलने से पहले किस तरह से वहां हुजूम उमड़ा हुआ है। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल उठा है। हालांकि पुलिस बल वहां तैनात है। सरकार लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। 5 घंटे की बहस के बाद यह प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया और इसके बाद विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने वॉकआउट कर लिया। इस पर सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कई झूठे मुद्दे उठाए। कुछ लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि आम आदमी भी आसानी से इन सब झूठ को पकड़ सकती है। उन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसके बाद उनमें जवाब सुनने की हिम्मत भी नहीं। जो व्यक्ति विधानसभा में प्रस्ताव लाया वो वहां बैठने को भी तैयार नहीं। अगर आप कोई सवाल उठाते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है जहां आप कुछ भी कर लें। गांव का दौरा, आज लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैं लाडवा में आया था और पहला कार्यक्रम प्रहलादपुर में समापन हुआ है। लोगों की ग्रीवेंस, लोगों की समस्याएं, उनका समाधान हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण और गांव के लोग हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी कई झूठ के मुद्दे लेकर के कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई संविधान को खतरे की बात कर रहा है इनमें से, परंतु सारे के सारे बोगस मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है और ऐसे मुद्दे लेकर के आ रही है जिससे कि आम व्यक्ति भी ये सोचता है कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। रात भी जो है विश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के ये लोग आए, फिर सुनने का भी मादा नहीं है और सुनने का मादा नहीं, वॉकआउट करके चले गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कि जब जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर के आया वही बैठने के लिए तैयार नहीं है, वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उसको सुनने का मादा भी होना चाहिए। और नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पूर्व समर्थक सुभाष भोईर ने आज 22 पूर्व पुणे नगर सेवकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस राजनीतिक घटनाक्रम से आगामी नगर निगम चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी में शामिल होने का यह कार्यक्रम महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में संपन्न हुआ। बीजेपी नेतृत्व का कहना है कि इस शामिलीकरण में पुणे सहित शहरी इलाकों में पार्टी की स्थिति अब और भी मजबूत होगी, जबकि ये कदम शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुभाष भोईर ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के विकास एजेंडे से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया। नगर निगम चुनाव से पहले इस बड़े राजनीतिक बदलाव ने महाराष्ट्र की सियासत को और भी गर्मा दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने संसद के द्वारा पास किए गए
वीबीजी रामजी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन एमजी रोड पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आयोजित किया गया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह बिल जनता के हित में नहीं है और इसके खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और शांतिपूर्ण धरना दिया गया। स्थानीय पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन से इस बिल पर पुनर्विचार की मांग भी उठाई है। और चेन्नई से बड़ी खबर है, भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन चेन्नई पहुंचे हैं। उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारेबाजी के साथ अभिनंदन किया। नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर धन्यवाद दिया। उनके दौरे का उद्देश्य पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और आगामी गतिविधियों को गति देना बताया जा रहा है। स्थानीय मीडिया ने भी इस कार्यक्रम को कवर किया। चेन्नई में भाजपा कार्यकर्ताओं में स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल बना नजर आया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आने वाले आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। यह घोषणा शनिवार को मुंबई में बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने की। कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई है, जैसे शुभमन गिल को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया। ईशान किशन, जिनके एसएम80 में शानदार प्रदर्शन में झारखंड को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, वे भारतीय टीम में वापसी करेंगे। वैसे आपको बता दें कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में यशस्वी जायसवाल को भी जगह नहीं मिली। हालांकि दो भारतीय क्रिकेटरों को, जिनके घरेलू प्रदर्शन शानदार रहा है, टीम में जगह देकर इनाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना और किश्तवाड़ पुलिस दूसरे दिन भी छतरू में घर घर जाकर तलाशी अभियान चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्थानीय लोग तलाशी प्रक्रिया के दौरान पुलिस और सेना के सहयोग को स्वीकार कर रहे हैं। तलाशी अभियान में संदिग्ध वस्तुओं और लोगों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से संयम बनाए रखने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यह अभियान इलाके में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी और बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से दायर अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट 22 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने अर्जी दायर कर रिहाई की मांग की है। धन शोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने 4 मार्च को उसे 5 लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने और विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था। मिशेल को सीबीआई मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मिशेल की ओर से पेश वकील अलजी जोसेफ ने कहा कि कुल मिलाकर ये 6 साल और 5 महीने की सजा है। मिशेल का कहना है कि संशोधन जेल नियमों के मुताबिक मैं अच्छे आचरण के आधार पर छूट का पात्र हूं। मान ले कि मुझे दोषी ठहराया गया तो मुझे 1 महीने की छूट मिलेगी, यानी 6 साल की सजा के लिए 6 महीने। और श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर, रायसी नगर भोमपुरा गौशाला में 100 से अधिक गायों की संदिग्ध मौत हो गई है। 100 से अधिक गायों की मौत की दुर्दशा पर आमजनों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी खबर, 100 गायों की मौत के बाद गुस्सा भड़क उठा है। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जो दोषी है उन पर कार्रवाई की मांग उठाई गई।
उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 100 से अधिक गायों की मौत के बाद गुस्सा भड़क उठा है। लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है ताकि सीएम इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर सके और जिस तरह से निर्दोष गायों की मौत हो रही है वो इस पर जांच किया जा सके। दूसरी खबर श्रीगंगानगर से ही है। पदमपुर निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान, आंखों का निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा गुरुद्वारा भवन में यह कैंप आयोजित किया गया, जहां 35 डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद रही। हजारों की संख्या में मरीज पहुंचे। कनाडा से पीआर सेवादारों के द्वारा यह कैंप लगाया गया है। तो कनाडा से टीम आई है, पीआर सेवादारों के द्वारा कैंप लगाया गया है, जहां निःशुल्क आंखों की जांच की गई। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कैंप लगने के साथ ही हजारों की संख्या में मरीज पहुंचे और इस पूरे कैंप का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक नन्हे निशानेबाज ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मात्र 14 साल की लावण्या कंवर ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 1 या 2 नहीं बल्कि 7 मेडल्स जीतकर इतिहास रच दिया। लावण्या की इस अभूतपूर्व सफलता ने उन्हें खेल जगत में राजस्थान की पिस्टल क्वीन के रूप में नई पहचान दिला दी है। इस चैंपियनशिप में लावण्या कंवर ने सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पदकों का अंबार लगा दिया। उन्होंने अपनी झोली में 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल डाले हैं। लावण्या ने मुख्य रूप से 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इतनी कम उम्र में नेशनल लेवल पर 7 पदक जीतना उनकी कड़ी मेहनत और एकाग्रता को दर्शाता है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में लावण्या के इस प्रदर्शन ने राजस्थान को अंक तालिका में मजबूती प्रदान की है। लावण्या ने अपनी सफलता के जरिए ये साबित कर दिया है कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की। लावण्या की जीत से जयपुर सहित पूरे प्रदेश के उभरते हुए खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल देखा गया। केंद्र की एनडीए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह पर वीवी राम जी बिल लेकर आई है। इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। वहीं इस बिल के पास होने पर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। अपने वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने 20 साल पहले लाए गए मनरेगा कानून को क्रांतिकारी कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने अब नए कानून को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, ये जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हित को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की है। भाइयों और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया।
साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। भाइयों, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।